तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं बचा हुआ पार्ट जो चैप्टर 2 है। तो हम कल बात कर रहे थे कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो मैंने काफ़ी हद तक बता दिया था बहुत कुछ। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं कि कैसे मतलब हमारी रेडिएशंस में या फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स में ड्यूल बिहेवियर है। क्या क्या है ड्यूल बिहेवियर लाइट का मैटर का क्या है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने मतलब चार एक्चुअली जब ये सब चल रहा था क्लासिकल थ्योरी मतलब अगर मैं साफ साफ शब्दों में बोलूँ तो हम अभी कहाँ तक पहुँच गए हैं। थोड़ा हमने एक दो तरीके से एनर्जी देख ली है। एक E इज इक्वल टू 1/2 mv² जो हमें अच्छे से याद है। ठीक है, इसमें V कोई भी वैल्यू ले लेता है। V 0.1 ले सकता है, 0.2 ले सकता है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड -1 की वेलोसिटी ले सकता है। मास हमारा तो ऑलरेडी मतलब हम ज़्यादा डिफाइन करने के बारे में इतना सोचते नहीं है, तो ये मोस्टली कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो। तो चलिए दोस्तों, अब हम नया अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं कि अब हम ड्यूल बिहेवियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब बिहेवियर ऑफ लाइट। बहुत अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट। तो क्या हो रहा था कि जब न्यूटन बहुत बड़े आदमी थे, मतलब न्यूटन जो थे पूरा एक फिजिक्स का पूरा एक पोर्शन, एलजेब्रा, कैलकुलस, इन सबके बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे। बहुत बड़े ज्ञानी। फिजिक्स, ठीक है, कैलकुलस, उन्होंने बनाई थी कैलकुलस जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा से लेके 50 चीजें ये सब उन्हीं की थी। और फिजिक्स के जितने भी क्लासिकल था, क्लासिकल मतलब कि एनर्जी जो है कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस मतलब कि ये वी कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर एक गिवन मास की बात की जाए, सपोज अगर मेरे पास कार है तो मेरी कार जो है, ये कार है हमारी, बहुत बढ़िया कार है। ये कार अगर चल रही है, ये फिल्मस्टोन की कार है, तो ये चल रही है, तो ये इसमें से कोई भी वेलोसिटी ले सकती है। ठीक है, और इसी तरीके से एनर्जी की कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस नेचर। लेकिन अगर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात की तो मैंने बताया था कि ई जो है एक्चुअली में एच म्यू है। तो ये एच म्यू नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ई इज इक्वल टू एन एच म्यू। ये प्लैंक का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। प्लैंक ने क्या बोला कि एनर्जी जो है ना, इसमें जो एन जो है एक 0, 1, 2, 3, 4 यही नंबर्स ले सकता है, इसके मतलब इसी रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर एनर्जी यही नंबर्स ले सकती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सपोज अगर मैंने ई जीरो ले लिया, एन जीरो ले लिया, तो मेरे पास एक एनर्जी आ गई। इसको बोलेंगे E1। हो सकता है जीरो हो, फिर उससे थोड़ी ज्यादा कौन सी रहेगी? E2 रहेगी। जब मैंने कितना ले लिया, मतलब ये तो जीरो हो गई। अगर N1 है तो एच म्यू हो गई। इसी तरीके से अगर मैंने नेक्स्ट बढ़ा गए तो ये हो गई 2h म्यू। तो तुम समझ रहे हो इस चीज से क्या हो रहा है? हमारे बीच में कुछ है ही नहीं, कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर तुम इसमें बात करोगे तो इसमें 0.1, 0.2 ऐसे करके वो मतलब कुछ होगा ही नहीं। ये एकदम कंटिन्यूस नेचर है। तो जब कभी भी हमारी एनर्जी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले सके, इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर। यही था डिस्क्रीट, कि एनर्जी जो है डिस्क्रीट है। एनर्जी क्या है यहाँ पे? डिस्क्रीट है।
इसमें क्या है, इस वाले केसेस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं या रेडिएशन की बात करूं तो ऐसे एनर्जी वेरी करती है। ठीक है, इन दोनों ने मिलके, इन दोनों की वजह से क्या बोलोगे, कंपटीशन होगा किस किस के बीच में, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम। तो क्लासिकल बोल रहा था सब कंटिन्यूअस है सब कुछ, ये बोल रहा था सब कुछ मतलब सब कुछ तो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, ठीक है, तो ये क्वांटाइज होना चाहिए। तो यहीं से लड़ाई खत्म स्टार्ट हुई। अब कोई, क्योंकि न्यूटन बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि ये जितना भी ये जो कॉन्सेप्ट था ये न्यूटन का था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये न्यूटन का था। अब अगर ये न्यूटन का था तो न्यूटन से कोई लड़ नहीं सकता था, उन्होंने जो बोल दिया फाइनल, बात खत्म हो गई। इतने बड़े आदमी थे, उसे समझ लो कि 10 गांव के जमींदार हैं वो, जिसको बोल दिया कि भाई तेरे को खेत मिलेगा, मिलेगा, या कल से तेरा ये टैक्स बढ़ गया तो टैक्स बढ़ गया। लेकिन न्यूटन की कहां पर गलतियां गड़बड़ियां हो रही थी कि न्यूटन की थ्योरी से जब हम इन चार चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से इस पे काम किया, चार अलग अलग साइंटिस्ट समझ लो, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया और बोला कि ये चार प्रॉब्लम जो हैं, ये चार प्रॉब्लम हम न्यूटन्स की फिजिक्स से नहीं डिफाइन कर सकते। तो उन्होंने पहला प्रॉब्लम जो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, भाई तुम अपने घर में आ, क्या बोलते हो, मतलब घर में अगर आ, तुमने गैस जलाई होगी, तो गैस जो है शुरुआत में हल्की सी रेड रहती है, आ, हल्की सी क्या रहेगी, लैम्डा ज्यादा है। हाँ तो शुरुआत में वो रेड रहेगी, ठीक है, और फिर जैसे तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे ब्लू हो जाएगी। अब ये क्या कहानी है, ये कुछ मतलब गैस को तो सब जलाते ही है ना, शुरुआत में थोड़ा सा रेड होता है फिर ब्लू हो जाती है, जहां तक मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली बार, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा किसके लिए, मतलब अगर हम लैम्डा अगर हम देखेंगे लाइट वेव के लिए तो ये समझ सकते हैं कि रेड वाले का अराउंड 700 रहेगा, इसका ब्लू रहेगा। तो यानी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर मैं 400 डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट एनर्जी इसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है, जो 400 वाली रहेगी एनर्जी ज्यादा रहेगी क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, एनर्जी ऑफ 700 नैनोमीटर्स में बात की जा रही है, ध्यान रखना। तो 700 वाले से थोड़ा ज्यादा है, मतलब ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी इसकी इंक्रीज इन एनर्जी है। अब भाई ये कंटिन्यूस शिफ्ट क्यों रहा है, मतलब सारे कलर क्यों शो कर रहा है, ग्रीन पिंक जो भी बीच वाले वो कलर तो शो नहीं कर रहा है, रेड से सीधा ब्लू हो जा रहा है। तो पहली जो थी ये प्रॉब्लम थी, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि ये एक तरीके की इमेजिनरी बॉडी है जिसपे कोई भी रेडिएशन डाली जाती है, ये सब एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब समझ लो बहुत भूखी है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जब ये इमिट करेगी, जब ये इमिट करेगी तो ये ऐसे इमिट करेगी कि लैम्डा मैक्स और लैम्डा मैक्स जो होगा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो बहुत ही मतलब जो भी एनर्जी निकल रही है, क्योंकि ये लैम्डा का मतलब एनर्जी है सिंपल, ये दोनों इक्वलेंट है ना, तो ये टेम्परेचर के फंक्शंस में निकल रही है। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आएगा 600 पे, बाय डिफॉल्ट 700 मतलब जो भी है, ये वाला इससे कम पे आएगा, ये वाला इससे कम पे आएगा, ठीक है। तो हमारा हम देख सकते हैं कि लैम्डा हमारा कम हो जाएगा तो ब्लू की तरफ शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो
ये कहानी हमने क्यों बोली कि हमने दिया उसको सब कुछ, लेकिन उसने इमिट किया कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू। जैसी वो स्पेसिफिक वैल्यूज डालना उसने इमिट करना स्टार्ट किया, इसका मतलब इसमें एक क्लासिकल बिहेवियर नहीं है, इसमें एक क्वांटम बिहेवियर है, डिस्क्रीट बिहेवियर है। नहीं तो उसको सारा इमिट करना चाहिए था, अगर डिस्क्रीट नहीं था तो सारी सारी इमिट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की। और इस प्रॉब्लम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका एक जगह पे यूज और है कि तुम चाहो तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हो। तुम्हें पता है वो कितनी वेवलेंथ इमिट कर रहा है, उसका टेम्परेचर आप निकाल सकते हो। सपोज मेरे पास लैम्डा मैक्स होता, लैम्डा अगर मैं दे दूं 500 नैनोमीटर पीक जो वैल्यू है, तुम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो अर्थ की कोर का टेम्परेचर इतने के अराउंड होना चाहिए। एक और चीज बताता हूं तुमको कि अर्थ मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, जो मुझे पता चला पढ़ के, वो एक्सपेंड कर रहा है, उसको भी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की टर्म्स में समझ सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स जो है, जो हमारा कॉस्मिक बैकग्राउंड जो है, वो अब उससे ज्यादा हॉट है जो पहले से है। तो इसीलिए रेडिएशन रेड शिफ्ट, दे आर रेड शिफ्टेड डाउन टू मच लोअर टेम्परेचर। मतलब ये रेड शिफ्ट मतलब हो रही है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है, बस ये समझ लीजिए कि इस बार हम एक सनलाइट इसमें डाल रहे हैं। मेटल ही है, कैथोड ही है, ये कैथोड है बेसिकली, है ना, तो इसको कैथोड ही समझ लेना। ठीक है। और यहाँ से एक्सेलरेट करके हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल रहे हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम एक लाइट, ये बोल सकते हैं कि फोटोन सोर्स बोल सकते हैं इसको, हम एक फोटोन सोर्स से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कोशिश कर रहे हैं क्या है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं और फोटोन सोर्सेज हम डाल रहे हैं। तो भाई सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। सपोज मेरे पास एक, इसको मैंने सरफेस के टर्म्स में ऐसे बना दिया, और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब यहाँ पे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो मुझे थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, इसको ग्रीन ले लेते हैं। और फोटोन यहाँ से टकराया। ठीक है। फोटोन को एच बोलते हैं वैसे, और एच यहाँ से आकर टकरा गया। तो क्या करना चाहिए था कि जितने ज्यादा फोटोन अपन डालेंगे, 10 डाले, 15 डाले, 25 डाले, इसी को बोलते, सपोज हमने 10 डाले, 15 डाले, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कितने ज्यादा फोटोन्स आप डाल सकते हो, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम इस पे कुछ भी ना डालें, कुछ भी हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल ना दे, इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन इसको एनर्जी ट्रांसफर करता। किस तरीके से ट्रांसफर करता है, m1 v1, चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है इस बंदे पे। फोटोन पे चार्ज ना हो लेकिन मास तो है, तो रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन बस समझ लो कि ये एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है। अगर एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा तो निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जब तक नहीं करता है, जब तक एक मिनिमम पोटेंशियल आप इसको ना दे दो। यानी ये कैसे है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है, अगर तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है सरफेस से, अगर यहाँ पे अगर तुम्हें निकालना है, तो सपोज ये मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे अगर इनको बाहर निकालना है, इसको रेड ले लेते हैं। मुझे अगर इनको बाहर निकालना है तो मुझे इतनी तो बैरियर पास करना ही पड़ेगा। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है। तो अगर इतना देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो मतलब ये लोचा हो गया, मतलब ये तो डायरेक्ट निकलना चाहिए था। तो ये इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि जब तक आप एक मिनिमम पोटेंशियल्स नहीं दोगे,
चाहे कितना भी तुम, ये जब तक उसकी एनर्जी जो तुम दे रहे हो इट इज नॉट ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन, इतना तुम्हें देना पड़ेगा। फाइव बोलते हैं वैसे इसको, कुछ किताबों में डब्ल्यू भी बोलते हैं। तो जब तक इतना आप नहीं दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे, इसके इक्वल भी दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, इसके ज्यादा ही देना पड़ेगा। इसलिए मैंने इक्वल टाइम साइन नहीं लिया। ग्रेटर देन, इससे ज्यादा नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। जैसे तुमने उसको मिनिमम पोटेंशियल दे दिया, सपोज आपने मिनिमम दे दिया, उसके बाद में इंटेंसिटी जैसे ही तुम बढ़ाओगे, तुमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे उसको क्या, जैसे ही उसके इंटेंसिटी बढ़ाओगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली चीज क्या थी कि एक मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, उस एनर्जी के बाद में अगर मैंने फोर्ट इंटेंसिटी बढ़ाई तो मेरे को इफेक्ट दिखता है, मतलब जो भी हमारा इसके बाद में जो नंबर ऑफ जो हम वो निकल रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज क्या थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे फोटोन यहाँ पे इसके बाद कंबाइन करके निकलेगा वैसे के वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल आएंगे। तो इसका मतलब है देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है। टाइम लैग नहीं का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली मतलब M1 V1 M2 V2 से बहुत तेजी से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। मतलब क्या है कि जैसे आपने वो खेला हुआ कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में एक गोटी अगर तुम्हारी लाल है और तुमने वो है, तो भाई अगर इसको इससे टकराया तो ये वाला तो रुक जाएगा लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा। तो सेम ही चीज क्या है कि इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया और खुद रुक गया। सेम ही चीज फोटोन का है, फोटोन को जैसे तुमने इसमें डाला उसने अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर किया, उसको बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास में 3 से 4 ऑब्जर्वेशन है, इसको थोड़ा सा और अब एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बना वो क्या बना, ई जो हमारी टोटल एनर्जी है हमारी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं होता है ये, mv² प्लस एच म्यू जीरो, ये वर्क फंक्शन है। ये क्या है, वर्क फंक्शन। तो अगर मैं इस टर्म को, और ये जो होता है इसके, ये हमने जो हम इंटेंस जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी अगर हम देंगे तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एच म्यू माइनस वन 1/2 mv²। मतलब इसको यहाँ ले गए और 1/2 म्यू² इसको कोई दे, तो जो ये हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम जो वेलोसिटी निकल सकता है। तो मैंने जैसे बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज बीम लाइट स्ट्राइक एट द surface, there is no time lag between striking the light beam and injection of electron from the metal surface। ठीक है, यानी फोटो इमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये कब, जब हमने मिनिमम पोटेंशियल दे दिया तब। फॉर ईच मेटल देर इज अ करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू जीरो, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब इसको कंबाइन कर देते हैं एच म्यू तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो मैंने ऊपर बताया था। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये उसके नीचे नहीं होगा, उससे ज्यादा एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। Next is at a frequency mu is greater than mu zero, ejected electrons comes out with kinetic energy, जो ये हमने अपन बोल दिया। The kinetic energy of this electron increase with increase of frequency of light used। यानी ये ये वाली लाइन मानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब। तो यहां पर ये एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्यों, अगर पार्टिकल नहीं होता तो फिर कोलाइड करके एनर्जी एनर्जी किस ट्रांसफर करता। तो एक ने एक एक्सपेरिमेंट में रेडिएशन बन गया, एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल बन गया। सही खेल रहे हो। तो ये मिनिमम वर्क फंक्शन दिए हुए हैं बहुत सारे मेटल्स के। तो ये एच म्यू लिथियम का देख सकते हैं, सोडियम का देख सकते हैं, पोटेशियम का देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, मैग्नीशियम का भी देख सकते हैं, कॉपर का भी देख सकते हैं, सिल्वर का भी देख सकते हैं। तो लिथियम का सबसे कम है क्योंकि सबसे मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो सबसे कम एनर्जी इसको चाहिए। तो अब लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। तो मतलब पिछले कुछ
हम एक्सपेरिमेंट में देख पा रहे हैं कि हमारे के पास एक पैटर्न तो है। पैटर्न क्या है कि लाइट जो है इलेक्ट्रॉन प्लस वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमने पहले उससे देखा तो ब्लैक बॉडीज में जो एनर्जी जो है वो रेडिएशन टाइप बिहेव कर रहा है, और अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कहानी अब हमें मतलब यहीं पे रोकना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पार्ट 3 में हम इसको करेंगे। तो थैंक यू, सब लोग देखते रहिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।